आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं यह आपके परीक्षा में पूछ सकता है, हमेशा नहीं कहेंगे। हम यह कहेंगे कि यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर आप लोग यह क्वेश्चन मिस करके जाते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर परीक्षा के बाद आपके पास अफसोस और पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बच जाएगा। यानी कि यह वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछेगा। और कुल 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे और हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि यह पांचों आपके सवाल से टकराएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। तो चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर सवाल शो हो रहा है जिसमें कहा गया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, जो कि एक बहुत ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। और लिख करके रखिए, यह क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा। तो पहला का उत्तर हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा और फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए फटाफट से। चलिए, तो पहला का उत्तर हम लोग जानते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। मेजनी का इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है तो आपका पहला जवाब होगा मेजनी का। ध्यान रखिएगा। तो मेजनी एक उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। मेजनी को इटलीकरण के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता भी था, लेखक भी था और दार्शनिक भी था। यह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त करना चाहता था। यानी कि जो मेजनी था वह चाहता था कि इटली को हम निरंकुश शासक जो है उससे मुक्त कर दें, यानी कि आजाद करा दें। और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सन 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग याद करते होंगे कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने ईस्वी में की, तो ध्यान रखिएगा 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। और सिर्फ स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। यह जो यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना हुआ, इसका समर्थन तमाम जनता ने किया। और मेजनी ने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन भी चलाया था। अतः हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी एक बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि कुल मिलाकर के मेजनी के पूरे आंदोलन के बारे में हम लोग जान गए कि मेजनी का क्या क्या योगदान था। यहाँ पर 3 आंदोलन के बारे में हम लोग जाने, जिसमें पहला था यंग इटली, दूसरा था यंग यूरोप और तीसरा था नागरिक आंदोलन। तो कुल मिलाकर के आप लोग मेजनी के बारे में ध्यान रखिएगा कि मेजनी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था। तो पहला का सही जवाब। ऐसे हम आपको हिस्ट्री में भी पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों को और ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहला का जवाब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि असहयोग आंदोलन एक प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन एक प्रथम जन आंदोलन था कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। और यह भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी कि लघु उत्तरीय का ही क्वेश्चन है। लेकिन यह वाला क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछेगा। अगर हम पर विश्वास है तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। और हम कल के कमेंट को पढ़ रहे थे, जब कल हम आपको विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे और हम बोले थे कि अगर हम पर भरोसा है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट यह कमेंट किए कि गुरु तो भगवान के समान होते हैं और अगर भगवान पर भरोसा न करें तो और किस पर करें। तो जब आप लोग हमें भगवान समझते हैं तो फिर हम आपको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। हम आपको इस भ्रम जाल में नहीं रख सकते हैं कि आपके लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और यह आएगा ही नहीं। जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, उसको गांठ बांध करके रख लीजिए कि आएगा तो आएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, न कि एक सामाजिक आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बच्चे भी भाग लिए, जवान ने भी भाग लिया और महिलाओं ने भी अहम भागीदारी निभाई। और इस आंदोलन के जरिए अंग्रेजी सरकार की ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया गया। यानी कि इस असहयोग आंदोलन के चलते, इस असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी सरकार की ताकत को कमजोर किया जाए। देखिए, नाम से ही आपको लग रहा है असहयोग। असहयोग कहने का मतलब कि हम तुम्हें सहयोग नहीं करेंगे। यानी कि भारतीयों का यह साफ कहना हो गया
कि अंग्रेज जो भी काम करेगा हम उसमें उसका सहयोग नहीं करेंगे, और जब भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी सरकार कमजोर हो जाएगी। यानी कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि अंग्रेजी सरकार की ताकत को कमजोर किया जाए तथा महिलाओं के द्वारा जगह जगह पर धरना देकर के शराब की दुकानें बंद करवा दी गई। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी शराब का दुकान चलाया जाता था जिसे भारतीय लोग पीते थे, उस शराब की दुकान को महिलाओं ने धरना प्रदर्शन देकर के बंद करवा दिया। और इस आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तु में आग लगा दी जाए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, क्योंकि जब विदेशी वस्तु खरीदेंगे तो अंग्रेजों को सपोर्ट होगा। इसलिए यहां पर सभी लोगों ने माना कि जितने सारे भी विदेशी वस्तु हैं उसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग स्वदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, यानी कि वैसे वस्तु का उपयोग करेंगे जो कि भारत में बना है। तो यहां पर जितने सारे भी विदेशी वस्तु थे उसमें आग लगा दिया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। और भारतीय जनता ने सरकारी कॉलेज और विद्यालयों का बहिष्कार करके राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। ध्यान रखिएगा, यानी कि जितने सारे भी अंग्रेजों के द्वारा महाविद्यालय और विद्यालय चलाए जा रहे थे सभी को छोड़ दिया और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। युवाओं के द्वारा रेल की पटरी उखाड़ दी गई और बैंक में ताला मार दिया गया। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। देखिए, अंग्रेज लोग क्या करते थे कि हिंदू को अलग रखना चाहते थे और मुस्लिम को अलग रखना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गया तो फिर हमको भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब असहयोग आंदोलन हुआ तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं रहने देना है, यानी कि हिंदू मुस्लिम को एकता में बांध देना है, हिंदू मुस्लिम को एक करना है। और इस असहयोग आंदोलन में हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हो जाने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा हत्याकांड एक थाना था जिसमें आग लगा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। यानी कि बहुत सारे पुलिसकर्मी जब मारे गए, थाना में आग लगा दिया गया और यह हुआ था चौरी चौरा में, एक जगह का नाम है। तो जब यह चौरी चौरा घटना हो गया, इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर के आपको भी लग रहा है कि यह जो असहयोग आंदोलन है यह जन आंदोलन है, यानी कि लोगों का आंदोलन है। तो कुल मिलाकर के यह क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे। तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें सभी लोगों ने भाग लिया, बच्चे भाग लिए, बूढ़े भाग लिए, जवान भाग लिए, महिलाएं भाग ली, तो इसका मतलब कि यह जन आंदोलन है। तो हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। तो दूसरा का भी जवाब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, संक्षिप्त में वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है, इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा। जब से यह प्रशा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना था, क्योंकि पहले जर्मनी पर किसका सत्ता था, ऑस्ट्रिया का था। लेकिन जब से बिस्मार्क वहां का चांसलर बना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ऑस्ट्रिया की सत्ता को हम समाप्त कर देंगे। इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। यानी कि बिस्मार्क का कहना था कि चाहे हमें आंतरिक युद्ध लड़ना पड़े, चाहे हमें बाह्य युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन हम ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा करके रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि बिस्मार्क ने ही ऑस्ट्रिया की सत्ता को समाप्त करने के लिए ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ध्यान रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, तो ध्यान रखिएगा बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क का कहना था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया, जिसमें सेना के लिए उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा तथा सही समय पर वेतन दिया। ध्यान रखिएगा, उत्तम भोजन दिया, उत्तम सुविधा दिया तथा सही समय पर वेतन दिया। और इसमें जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली। ध्यान रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया कि रूस से, फ्रांस से और ऑस्ट्रिया से, तीनों से मित्रता कर ली। और इस प्रकार से यह 3 युद्ध करता है। जब यह तीनों राष्ट्र से इसने मित्रता कर ली तो यह
तीन युद्ध करता है। 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध करता है, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है और 1870 ईस्वी में फ्रांस से युद्ध करता है। तो बिस्मार्क के यह तीनों युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। इसके बारे में यदि आप लोगों के परीक्षा में आएगा तो सेम टू सेम आप लोग इसी तरह से इसका जवाब लिखेंगे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट कानून एक ऐसा कानून जिस कानून में यह लिखा गया था कि किसी को भी शक संदेह के आधार पर आप पकड़ लीजिए और जब एक बार व्यक्ति पकड़ा गया, जब एक बार व्यक्ति को जेल हो गया तो फिर किसी प्रकार के कोई कोर्ट कचहरी में उसका दलील नहीं दिया जाएगा, यानी कि न अपील न वकील न दलील का नारा दिया गया था इस कानून के तहत में। इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और किस तरह से इसका जवाब लिखेंगे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा है कि रॉलेट एक्ट की घटना मार्च 1919 ईस्वी को घटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट की घटना कब घटा, तो 1919 ईस्वी में। और इस कानून में यह कहा गया था कि शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए, यानी कि जिस भी भारतीय लोग पर शक हो संदेह हो तो उसे पकड़ करके जेल में बंद कर दीजिए। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि भारतीय आंदोलन न करें। जैसे ही भारतीय आंदोलन करते थे शक के आधार पर संदेह के आधार पर उसको पकड़ करके जेल में डाल देता था। तो इसलिए यह कानून बना रॉलेट एक्ट कानून, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस रॉलेट एक्ट कानून के नाम पर, यानी कि इस रॉलेट एक्ट कानून का सहारा लेकर के अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर अनेकों तरह का अत्याचार किया। अब किस प्रकार का अत्याचार किया आप लोग यहां पर ध्यान से देख लीजिए। भोजन में बासी भोजन देता था, यानी कि भारतीयों को खाने के लिए बासी भोजन मिलता था। गंदे नालियों का पानी पीने को मिलता था, यानी कि भोजन भी बासी मिलता था और पानी पीने के लिए कोई साफ पानी नहीं मिलता था, गंदे नालियों का पानी पीने के लिए मिलता था। और साथ ही साथ जैसा कि अभी हम आपको बताए कि इस एक्ट के तहत, यानी कि इस कानून के तहत न अपील न दलील और न वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, जिसके कारण इसे काला कानून भी कहा जाता है। यानी कि जब यह कानून एक बार लागू हो जाता था, जब किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था, पकड़ करके जब जेल में डाल दिया जाता था, उसके बाद उस पर किसी तरह का कोई कानून नहीं होता था, कोई दलील नहीं होता था, कोई अपील नहीं होता था। जैसे अभी होता है कि अगर लोअर कोर्ट में सजा सुना दिया तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से भी अगर बेल नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन यह कानून ऐसा था कि इसमें किसी प्रकार का कोई अपील ही नहीं हो सकता था, न तो आप वकील रख करके बहस करवा सकते थे। यानी कि यह एक प्रकार का काला कानून था और इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि शक एवं संदेह के आधार पर जिस कानून के तहत पकड़ा जाता था उसी कानून को क्या कहा जाता था, रॉलेट एक्ट कहा जाता था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है और हर हाल में आपके परीक्षा में पूछेगा कि समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समाजवाद क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि समाजवाद में समाज के किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वह निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और यह जो समाजवाद होता है यह राज्य को अपनाना चाहता है। समाज में धन संपत्ति, कल कारखाना, कृषि पर सभी लोगों का अधिकार होता है। यानी कि समाजवाद में सभी को बराबर नजरिए से देखा जाता है। जितने सारे भी सामान होते हैं, धन संपत्ति, कल कारखाना, कृषि, इस पर सभी लोगों का अधिकार होता है और इसमें सभी तरह के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को समान वैल्यू दिया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब इसके बाद आप लोग साम्यवाद भी देख लीजिए। साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव करता है। यहाँ पर गलत लिखा गया है, नहीं नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि साम्यवाद जो है वह किसी भी समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव करता है। यानी कि उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, यह सभी में भेदभाव होता है। और ध्यान रखिएगा कि जो साम्यवाद होता है यह राज्य को मिटाना चाहता है। जैसे अभी हम आपको ऊपर समाजवाद में बता रहे थे कि यह राज्य को अपनाना चाहता
चाहता है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे कि यह राज्य को अपनाना चाहता है, लेकिन साम्यवाद में क्या होता है कि यह राज्य को मिटाना चाहता है। और साम्यवाद में निजी संस्था का अधिकार होता है, यानी कि प्राइवेट संस्था का अधिकार होता है। और यह हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांट रहा है, पहला है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कहने का मतलब कि जो शोषण करता है, तो हमेशा से अमीर लोग ही शोषण करते आए हैं, तो शोषक वर्ग में अमीर लोग आते हैं। अब शोषित वर्ग यानी कि जिनका शोषण हो रहा है, तो शोषण तो गरीबों का ही न होता है, यानी कि यह हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांट रहा है, अमीर और गरीब। ध्यान रखिएगा, यानी शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो समाजवाद और साम्यवाद में अंतर आपके परीक्षा में जरूर पूछेगा, आप लोग इसे जरूर एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम आपको 5 क्वेश्चन बताए, यह पांचों क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और हम 100 नहीं 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोगों के परीक्षा में यह पांचों क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों को भरोसा है तो आप लोग इस पांचों क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर हम पर भरोसा नहीं करते हैं तो परीक्षा के बाद पछतावा करने के अलावा आपके पास दोबारा कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे, हमारी बातों को समझ रहे होंगे, और जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, उसे आप लोग एकदम से याद कर लीजिए। और अब बहुत जल्द आपको हम गेस्ट क्वेश्चन भी देने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी होगा, और उसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।